एवरीवन। तो आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में जो एमपीएमएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से पैथोजेनेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें क्वेश्चन आया है कि डिफाइन पेप्टिक अल्सर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर और पैथोलॉजिकल चेंजेज इन पेप्टिक अल्सर। तो इसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पेप्सिन एंड एसिड्स आर प्रेजेंट इन एबनॉर्मली हाई कंसनट्रेशन। तो पेप्टिक अल्सर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे स्टमक की या ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ब्रेक डाउन वो टूटने लगती है। उसमें किस कारण से टूटती है, या तो पेप्सिन हो गया या एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह हो गया, उनका जो कंसंट्रेशन होता है अगर वो हमारे स्टमक में ज़्यादा हो गया है तो इससे क्या होगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, ईसोफेगस की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो टूटने लगती है पेप्सिन के कारण भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, अगर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। आगे क्या लिखा है, पेप्टिक अल्सर आर सोर दैट डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, लोअर ईसोफेगस आर स्मॉल इंटेस्टाइन. They are usually formed as a result of inflammation caused by bacteria H. pylori as well as from erosion from stomach acids. पेप्टिक अल्सर सोरी घाव बोल सकते हैं, छाले बोल सकते हैं, जो कहाँ डेवलप हो जाते हैं, जो स्टमक या ईसोफेगस में कौन से पार्ट में, लोअर साइड में, ईसोफेगस में भी लोअर साइड में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइन होती है ना, लाइनिंग, उस पर ये पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं। यहाँ कहा जाए घाव बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। स्टमक की लोअर ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन में घाव या छाले बन जाते हैं, उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब ये घाव या छाले बन कैसे जाते हैं, तो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ना, वो जब एंटर कर जाता है स्टमक वगैरह में ईसोफेगस के थ्रू, तो वहाँ जब वो रिएक्शन करता है, डैमेज काज करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन करती है। तो इन्फ्लामेशन होता है जिससे ये पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं। अब हम देखिए डिफिनीशन क्या होती है पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक, ईसोफेगस एंड अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेप्टिक अल्सर वो घाव या छाले होते हैं जो हमारे स्टमक के ईसोफेगस में कौन सा पार्ट बताया था, लोअर ईसोफेगस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन मतलब ड्यूडेनम वाले पार्ट में पेप्टिक अल्सर या जो घाव बन जाते हैं उसे ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। स्टमक में ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन यानी ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो घाव बन जाते हैं उसे ही हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये घाव कैसे बन जाते हैं, जो इस हमारे स्टमक में पेप्सिन और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो गया, तो ये पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। अब हम टाइप्स देखें पेप्टिक अल्सर के। तो पेप्टिक अल्सर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा होता है ईसोफेजियल अल्सर और तीसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, नाम से समझ रहा है, गैस्ट्रिक जो स्टमक में होगा उसे गैस्ट्रिक अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर जो ईसोफेगस में होगा, पर ईसोफेगस में भी कौन से, लोअर साइड में, ठीक है। और ड्यूडेनल अल्सर अभी अपने पढ़ा था अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा उसे ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो अपर वाला पोर्शन बोला यानी ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इसलिए ड्यूडेनल अल्सर। अब उसकी हम ईटियोलॉजी देख लेते हैं, किन किन कारणों से पेप्टिक अल्सर होता है। सबसे पहले हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फ्लामेशन से होता है पेप्टिक अल्सर, जो इन्फेक्शन करता है। जब इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पांस में हमारे बॉडी के जो WBC वगैरह आते हैं वो फाइट करते हैं, जिससे डैमेज होता है और रिस्पांस में इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक में। फिर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एस्प्रिन और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है अगर हम उनका ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो, और अगर ऑलरेडी उस पर्सन को स्टमक का कैंसर है तो हो सकता है। मतलब ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले को, ज़्यादा ड्रिंकिंग करने वाले को, स्टमक जिनका कैंसर है, ये रेडिएशन थेरेपी जिनकी चल रही है, उनको पेप्टिक अल्सर ये कॉजेज होते हैं पेप्टिक अल्सर के। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर के। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले
एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग मीन्स पेट का फूलना, स्वेलिंग होना, ठीक, पेट का फूलना, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो पेट का फूलना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन, जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है उसमें दर्द होता है ना, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, तो उन हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होगा। वोमिटिंग, वोमिट करेगा पेशेंट, और कभी कभी वोमिटिंग जब करेगा तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। ब्लडी स्टूल, जो स्टूल पास करेगा पेशेंट उसमें भी ब्लड आ सकता है। एनोरॉक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पेट में पेप्टिक अल्सर बन चुका है स्टमक में, तो अगर खाएगा तो उसको मतलब जलन होगी, इस कारण से उसको भूख कम लगेगी। नोजिया सा फील होगा उसको, वोमिटिंग जैसा फील होगा। वेट लॉस होगा, जब वो ऑलरेडी जब वो खाना नहीं खाएगा पेशेंट तो उसका वेट लॉस तो होना ही है। वेट लॉस होने का डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वो घाव बन गया है, चोट बन गई, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होगा। इनडाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा पेशेंट, क्योंकि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, इनमें हो गया है पेप्टिक अल्सर, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। फैटिक होगा, पेशेंट को थकान होगी। पॉस्चरल पेन होगा, पॉस्चरल पेन मीन्स जब वो बैठेगा, किसी भी पोजीशन में बैठेगा तो उसको पेन होगा, पीठ में बैक पेन वगैरह होने लगेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एब्डोमिनल ब्लोटिंग, चेस्ट पेन देखा हमने, सीने में दर्द होगा, वोमिटिंग होगी तो ब्लड आ सकता है, स्टूल में भी ब्लड आ सकता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है उसका, डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, फैटिक, थकान होगी, पॉस्चरल पेन होगा। अब हम इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजिस्ट में दो है, एक तो है ड्यूडेनल अल्सर की, दूसरी है गैस्ट्रिक अल्सर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की। तो ड्यू टू ड्रग्स, NSAIDs, अल्कोहल, कॉफी, या तो किसी ड्रग्स के कारण, NSAIDs मीन्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर इस तरह के नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लिया, अपन कॉलेज में भी पढ़ा था ना, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से भी होता है। तो अगर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, तो ठीक, इससे क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl और डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। अगर हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो HCl का सिक्रेशन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और साथ ही साथ जो म्यूकस का सिक्रेशन है वो कम होने लगेगा। HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और उसी के साथ साथ म्यूकस का सिक्रेशन कम होगा। फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जिससे जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी। जब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो डैमेज करने लगेगी म्यूकस मेम्ब्रेन को, और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो रहा है। फिर एसिड इंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो गैस्ट्रिक की म्यूकोसा में इंटर कर जाएगा, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर करेगा। जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिवेंट करता है कि वो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज ना करे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम ड्रग्स ले रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, तो उससे म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन कम हो जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, और जो एसिड होता है वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से होते हुए हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में आ जाता है, और फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू फास्टिंग, जब कोई पर्सन फास्ट रखता है, व्रत रखता है, तो क्या होता है, फास्टिंग की कंडीशन में स्टिमुलेशन होता है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है, में फेशियल नर्व पड़ी होंगी, उसमें ही वेगस नर्व का भी नाम आता है। तो जो वेगस नर्व होती है, जब हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उसको वो फास्टिंग की कंडीशन में वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी क्या होगा, जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन है वो ज़्यादा होगा। जब इंक्रीज हो जाएगा गैस्ट्रिक का सिक्रेशन, तो अपने आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा, यानी म्यूकस का सिक्रेशन कम होगा, और फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ जाके अल्सर कॉज करेगा, जिससे ड्यूडेनल अल्सर बन जाएगा। ज़्यादा फास्ट रखेंगे तो जब फास्टिंग की कंडीशन होती है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ेगा, इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया तो अल्सर को कॉज करेगी। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में कर रही है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। नेक्स्ट है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे कॉमन अपन जो हमेशा लिखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे कि फैमिली में किसी को नहीं था क्या, कैसा, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे हम उससे। पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टू, और उसके लैब टेस्ट करवाएंगे बाकी।
अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी और बायोप्सी, पेशेंट की एंडोस्कोपी और बायोप्सी करवाएंगे और अपर जीआई सीरीज का भी करवाएंगे, बायोप्सी और एंडोस्कोपी। सीटी स्कैन भी हम करवा सकते हैं पेशेंट के। इसमें कॉम्प्लिकेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ना, ज़्यादा पेप्टिक अल्सर हो जाएगा तो हेमरेज हो सकता है। परफोरेशन यानी ब्लड सप्लाई कम पड़ जाएगी तो परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन में होल वगैरह का हो जाना, अगर बहुत ज़्यादा अल्सर हुआ, बहुत ज़्यादा घाव बन गया तो। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो गैस्ट्रिक का जो आउटलेट है, जिस मतलब आउटफ्लो होना है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आएगी। गैस्ट्रिक अल्सर आर आल्सो एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, अगर गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो वो उससे चांसेस है कि वो गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी को डेवलप कर सकता है। और क्या हो सकता है, अगर वो पेनिट्रेट कर गया कहाँ, पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाटाइटिस कर सकता है या फिस्टुला भी कॉज कर सकता है। तो हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखा कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा हमने, उसके टाइप्स देखें, उनकी ईटियोलॉजी क्या होती है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके पैथोफिजियोलॉजी देखा और उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखा। हालांकि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उसमें डिफाइन पूछा है पेप्टिक अल्सर, उसके साइन एंड सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी ही पेप्टिक अल्सर की पूछा है। तो ऐसे ही मैं इसके आगे की वीडियोज जो पैथोजेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं अपलोड करती जाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।